सो पोलराइजेशन इस टॉपिक पर या इस सेक्शन पर हम लोग बात कर रहे थे। वैसे वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम सीरीज ऑफ लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स से हम पोलराइजेशन पर बात कर रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा इसमें हमने डबल रिफ्रैक्शन और खास करके ब्रेविस्टर्स लॉ पर कुछ डिस्कशन किया था। कुछ एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे, खास करके the numericals which are more related to the board's examination about finding the polarizing angle by using a Brevister's law that in general we write tan of theta p is equal to mu, where mu is that particular refractive index and theta p is the polarizing angle, the angle of incidence at which the light which is reflected going to be polarized. अब आज के लेक्चर में हम होपफुली दो बातों पर या दो चीजों पर डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि इन सीक्वेंस कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, फिर वो जनरल पोलराइजेशन की इंटेंसिटीज पर होंगे या फिर खास करके ब्रेविस्टर्स लॉ पर होंगे या मिसलेनियस कंडीशंस ऑफ पोलराइजेशन पर हो सकते हैं। उसके बाद हम एक और आर्टिकल आज कवर करेंगे दैट वी कॉल इट एज डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। ओके, and that is going to be a very important article. Hopefully I will be using lots of animation to explain what the Doppler effect of light is. But before that, very quickly I will be covering up with the numericals which are left behind. कल तक के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, तो आज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन 7 में हमें एक ग्लास प्लेट बताई गई है जो कि एक टेबल पे रखी है और फिर हम उस पर एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। 57 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे बनता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर इन द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन स्क्रीन एस विल वाइब्रेट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इन ए। कौन से प्लेन पर? तो ये बच्चों आपको इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखें कि जिस ग्लास के प्लेट के बारे में बात चल रही है वो कुछ ऐसी है। मैं एक नया प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, आप सभी ध्यान दें। जिस ग्लास प्लेट के बारे में बात चल रही है वो कुछ ऐसी है, लाइक दिस। एक 3 डायमेंशनल व्यू देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब ये टेबल पे रखा हुआ है, जो लाइट हम लोग भेज रहे हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टली भेज रहे हैं और इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगी। गेटिंग इट? ये वाला सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइट भेज रहा है, दिख रहा है आपको? yes. तो लाइट लेट से हम ऐसे भेजते हैं यहाँ, और जो लाइट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं या इंसिडेंट करा रहे हैं उसके पास मेनी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे कि बताया गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इस केस में अगर 57 डिग्री हम यूज करते हैं ग्लास के लिए और tan थीटा पी को चेक करते हैं विद ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1.5, तो 57 डिग्री के इंसिडेंस पर ये लाइट पोलराइज हो जाएगी। पोलराइज होने के बाद ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि बताया गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कोई डिटेक्टर या स्क्रीन या कोई भी चीज लगा रखी है जिससे हम लाइट को चेक करना चाहते हैं। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कैसे होंगे ये पूछा है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी क्या उसके वाइब्रेशन इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए, सॉरी पैरेलल होने चाहिए? Yes. जो इस सरफेस में अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आएंगे ना। थोड़ा सा भी अगर एंगल बनता है तो ये अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। चूंकि लाइट पोलराइज हो रही है तो पोलराइज होने वाली लाइट के वाइब्रेटिंग वेक्टर्स क्या सरफेस के साथ पैरेलल होते हैं? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हमें वाइब्रेशंस ऐसे मिलेंगे, ये इस तरीके से। Yes. और बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि ये सरफेस के साथ कैसे हैं, Perpendicular. पैरेलल। प्लीज प्लीज
सरफेस के साथ, ये इस सरफेस के साथ पैरेलल हैं, तभी तो अंदर नहीं जा पाए। यस सर, सरफेस के साथ sir. सरफेस के साथ पैरेलल हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए, ये कौन से प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर प्लेन में इसका देखूंगा तो ये वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन कर रहे हैं। यस ठीक है, इंसिडेंस प्लेन हॉरिजॉन्टल है और वाइब्रेटिंग प्लेन वर्टिकल है। लाइट को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली भेजा, ये लाइट ऐसे हॉरिजॉन्टली गई, तो जो वाइब्रेशंस जो सरफेस को ऐसे ग्रेज करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में, जो सरफेस को ऐसे ग्रेज करेंगे वही बाहर आएंगे। मतलब ये वाइब्रेशंस पूरे के पूरे कैसे होने चाहिए? वर्टिकल वर्टिकल होने चाहिए। सो हियर इज द आंसर, वर्टिकल प्लेन। ओके, अब इसमें एक अक्सर स्टेटमेंट भी यूज किया जाता है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ऐसे भी बोला जाता है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस अगर हॉरिजॉन्टल है तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमेशा वर्टिकल होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस अगर वर्टिकल है तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट भी आप याद रखें तो उससे भी फौरन आपको आंसर यहाँ पर मिल सकता है। बट मैं इसको पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर वो पोलराइज हो जाती है तो उसके वाइब्रेशंस इस सरफेस के साथ पैरेलल होंगे, इंसिडेंस प्लेन को परपेंडिकुलर होंगे। इंसिडेंस प्लेन हॉरिजॉन्टल है, आई होप आप यस समझ सर. पा रहे हैं। यस चलिए ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। कुछ एक चीजें हमें बहुत लॉजिकली हैंडल करनी होती है। A beam of light AO is incident on a glass slab, refractive index given है 1.54 in a direction as shown in the figure, 33-degree grazing angle है। So reflected ray OB is passed through a Nicol prism. On viewing through a Nicol prism we find rotating the prism। अच्छा, तो देखिए अगर ये नॉर्मल यहां बना दिया जाता है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 57। 57 एंड 33 अगर हम मिलाते हैं तो टोटल 90 हो जाता है। अब ग्लास के लिए 57 डिग्री ऑफ इंसिडेंस विद दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज पोलराइजिंग एंगल। मतलब Yes. जो लाइट यहां से जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के, ये क्या है? पोलराइज लाइट है। पोलराइज लाइट के सामने आपने एक पोलराइजर पकड़ा जिसका नाम निकोल प्रिज्म है, तो ये भी एक किस्म का पोलराइजर ही है, या इस केस में एक एनालाइजर है। अब इमेजिन करें बच्चों कि हम इस निकोल प्रिज्म को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो जैसे ही निकोल प्रिज्म का एक्सिस, उसका पोलराइजिंग एक्सिस लाइट के वाइब्रेटिंग प्लेन के साथ पैरेलल हो जाता है तो हमको निकोल प्रिज्म से बाहर फुल लाइट मिलेगी। लेकिन अगर हम उसे घुमा के हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और पोलराइजेशन यहाँ पर अगर वर्टिकल लेवल पर हो रहा है तो क्या लाइट ब्लॉक हो जाएगी? Yes. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे घुमाते रहें तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और जीरो इंटेंसिटी इस तरीके का सीक्वेंस मिलता जाएगा। हाँ. So what we can have, the intensity is reduced down to zero and remain zero? नहीं. The intensity नहीं. reduced down to somewhat and raise again? नहीं. The intensity no change? नहीं. The intensity gradually reduces to zero and then again increases. क्योंकि जैसे ही निकोल प्रिज्म का पोलराइजिंग प्लेन, पोलराइजिंग डायरेक्शन, पोलराइजिंग एक्सिस लाइट के वाइब्रेशंस के साथ पैरेलल हो जाएगा तो इसमें से फुल लाइट आएगी, और जैसे ही वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसमें से लाइट बंद हो जाएगी। फिर आप घुमाना कंटिन्यू रखें तो फिर एक बार वो पैरेलल हो जाएगा तो फिर फुल लाइट आएगी। मतलब ये कि इंटेंसिटी ग्रेजुअली जीरो होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर जीरो होगी, फिर इंक्रीज होगी, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, Yes sir. okay, now going to the next question. From Brevister's law, expect for polished metallic surface. Polished metallic surface का तो वैसे भी सवाल नहीं पैदा होता है, हमको ब्रीविस्टर्स लॉ लगाते वक्त ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती है ताकि कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होकर के अंदर चला जाए, और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पोलराइज हो जाए। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर ब्रीविस्टर्स लॉ को हम यहाँ फॉलो करते हैं तो पोलराइजिंग एंगल जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बच्चों हम इसे जब ब्रीविस्टर्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं तो हमने देखा कि tan of theta p is equal to mu, तो पता चला कि पोलराइजिंग एंगल जो है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस चीज पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। Leo.
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा वेवलेंथ पर। और हर कलर के लिए हमको अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिलेगी। For example, red we have an wavelength of 8000 angstrom and violet we have a wavelength of 4000 angstrom. तो अल्टीमेटली क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि polarizing angle depending on refractive index depending on wavelength, and the wavelengths are also different for the different colors. तो क्या ये सारा खेल कुछ ऐसा होगा कि polarizing angle depends on wavelength and it is different for different colors? Yes, sir. Okay. तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही सीधा साधा। आइए एक और देखते हैं। Question 10. Polarizing angle of a transparent medium is theta. V is the speed of light in that medium. Then the relation between theta and V is where C is the speed of light in air. So you don't have to think much. आप सीधे सीधे mention कर लें tan of theta is equal to refractive index. But आप notice करेंगे tan of theta refractive index बच्चों हो जाएगा C divided by V, speed of light in air divided by speed of light in medium. Okay, but if we do its Yes, inverse, sir. if we do its inverse, cot of theta, तो क्या हमको C by V लिखने का मौका मिलेगा? इसको फ्लिप कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो इस वाली इक्वेशन को भी इन्वर्स करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। इज दिस करेक्ट? Yes. Yes, sir. तो क्या हम फाइनलाइज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स V by C? Here is the option. Okay, Yes, sir. that makes a very simple sense of calculation. कोई खास बात नहीं है, सिर्फ प्रॉपरली tan इनवर्स का और tan के अपोजिट फंक्शन का हमको इस्तेमाल करना है। Let's take another one. Unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu. At a particular angle I, it is found that the reflected and the refracted ray are perpendicular. जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो उसका सीधा मतलब या उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, बिकॉज दैट इज व्हाट वी स्टडी इन केस ऑफ ब्रेविस्टर्स लॉ। रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Which of the following option is correct for this situation? Reflected light is polarized and its electric vector parallel to the plane of incidence. No. Yes. No. A reflected light is polarized and its electric vector is perpendicular to the plane of incidence. सरफेस के साथ पैरेलल है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस को परपेंडिकुलर है. Reflected light is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of incidence. Plane of incidence को perpendicular, surface को parallel. याद रखें. तो यहाँ B आ जाएगा. इसके साथ साथ अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं I is equal to tan inverse of mu, not 1 upon mu. अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट करना है तो दूसरा एक ऑप्शन ऐसे बनाया जा सकता है. ये गलत है, ये सही है. Getting it? Yes. Now let's have a little more discussion concerning the intensity calculations. मैं समझता हूं यहाँ पे आपने थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए. There are two polarites P1 and P2. They are placed such that their axes are perpendicular to each other. Unpolarized light incident हो जाती है P1 पे. A third polarite P3 is kept between P1 and P2 such that its axis makes 45 degree. With that P1, the intensity of transmitted light is. तो total 3 है. Let's say पहला वाला vertical है अपना P1. Let's say जो दूसरा वाला है वो उसको परपेंडिकुलर है P2. अब तीसरा वाला हमने ऐसे रख दिया बीच में दोनों के, सच दैट के ये P1 से 45 बना रहा है. अब आप सोचें अगर ये P1 से 45 बनाता है तो श्योरली P2 से भी कितना बनाएगा? 45. तो इसका मतलब 3 पोलराइजर्स सक्सेसिवली अरेंज किए गए हैं एक जैसे एंगल पर. तो आंसर Cos square theta. Yes. सोचें, 3 पोलराइजर एक जैसा एंगल है 45 45.
गेटिंग इट राइट? Yes, sir. आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस पे अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है. Now cos 45 will be 1 by root 2, उसका स्क्वायर करेंगे 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे 1 by 4 into this 2 will become I0 by. I naught by 8. So your final answer will be I0 या I0 by 8. This will be the answer. Let's take another question. Which of the following phenomena is not common in sound and light? आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी कि पोलराइजेशन जो है ये एक ऐसा फेनोमेना है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में हो सकता है. अब जो साउंड है ये हमने 11 में भी सीखा था, ये कैसी वेव है? Longitudinal. मतलब साउंड में पोलराइजेशन नहीं होगा. नहीं हो सकता, जबकि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है. इसका मतलब लाइट में पोलराइजेशन हो सकता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा फेनोमेना है जो साउंड और लाइट में कॉमन नहीं है? पोलराइजेशन ही है. क्यों? क्योंकि ये साउंड में नहीं होगा जबकि ये लाइट में होगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. Yes, sir. Let's move on to the next question. A beam of unpolarized light, intensity I0, is passed through a polaroid A and then through another polaroid B, which is oriented so that its principal axis make an angle of 45 degree related to that of A. Emergent light की intensity क्या होगी? आंसर सिंपल है. Emergent light की intensity होगी I is equal to I0 by 2 cos square 45. That's it. It's very simple. I0 by 4. I naught by 4. Finish. ठीक हो गया. अब सीधे सीधे 45 पे लगाया और क्या सोचना उस पर. Two beams A and B of plane polarized light are mutually perpendicular planes. पहले से polarized हैं लेकिन इनका प्लेन जो है ये perpendicular है. अब एक पोलराइड हम इस पे लगाते हैं और उस पोलराइड की पोजीशन पर हम ये देखते हैं कि A बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और B की 0 है. मतलब जो पोलराइड हमने होल्ड किया है वो A के साथ पैरेलल होगा. करेक्ट है? तो हो सकता है हम ये कहें कि ये जो बीम है ये A है जबकि ऐसी जो बीम आने वाली है दूसरी वो B है. और यहां पर हमने एक पोलराइड होल्ड कर दिया जो हमने ऐसे होल्ड किया है. आप देख सकते हैं ये पोलराइड A को पैरेलल है. तो जाहिर बात है A के लिए ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को भेजेगा और B के लिए इंटेंसिटी को 0 कर देगा. अब हम इसे 30 डिग्री से घुमा रहे हैं लेकिन जब हम इसे 30 डिग्री से घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से कि A और B की इंटेंसिटी अब सेम हो जाएगी. ठीक है? तो जब हम इसे 30 डिग्री से घुमाएंगे बच्चों तो A के साथ तो एंगल 30 बनेगा लेकिन B के साथ 60 बनेगा. 16. सोचें. Yes, sir. क्योंकि फिलहाल वो A के साथ पैरेलल है. अगर घुमा दिया जाता है तो A के साथ 30 डिग्री एंगल बनेगा और फिलहाल वो B के साथ परपेंडिकुलर है. ठीक है? फिलहाल B के साथ वो परपेंडिकुलर है. जस्ट लाइक फॉर द रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसका एक्सिस यहाँ साथ में दिखा दूं ये ऐसे, तो फिलहाल A के साथ पैरेलल है. अब मैंने इसको घुमाया ये वाली पोजीशन, तो ये एंगल कितना बना? 30. और ये करस्पॉन्डिंग एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पे? 60. A के साथ एंगल 30 है जबकि B के साथ इसका एंगल 60 है. अब क्वेश्चन ये कहता है कि A की इंटेंसिटी और B की इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम हो गई आफ्टर वी रोटेटेड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो आप बताएं क्या लिखना चाहिए? तो आंसर है IA by 2 square 30 is equal to IB by 2 cos square 60. ये by 2 फैक्टर तो कट गया. IA is equal to IA cos 30 root 3 by 2 उसका स्क्वायर 3 by 4 इक्वल IB cos 60 हाफ उसका स्क्वायर 1 by 4. इस तरीके के यहाँ से ये by 4 फिर एक बार कटेगा
और फाइनली आप आंसर लिख पाओगे IA डिवाइडेड बाय IB इज इक्वल टू 1/3। 1/3। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने इससे पहले सॉल्व कराया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसे सॉल्व कराया था। ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट तो रिपीट, इसीलिए मैंने इस पे फिर और ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I है, इट इज पास थ्रू अ पोलराइजर। Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I/2. ठीक है? Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B now is found to be I/8. The angle between polarizer A and C is, ठीक है? तो पहले तो देखो, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को I बोला है, I0 को नहीं बोला है। I0 नहीं बोला इसने, क्या बोला? I। फिर उसे किससे पास किया? A से। A। फिर अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर B से भी उसको पास किया, ठीक है? फिर देखा गया कि B से जो इंटेंसिटी आ रही है वो I/2 है। मतलब वैसे भी अगर वो सिर्फ A से पास होती है तो भी I/2 होती है ना, यस। क्योंकि अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 A से पास होगी। लेट मी ड्रॉ, I/2। I A से पास हो गई तो वैसे भी I/2 होती है। अब B से पास होने पर भी वो अगर I/2 ही बाकी रहती है तो इसका मतलब A और B का एंगल सेम है। A और B मस्ट हैव सेम एंगल। यस। अब हमने क्या किया, A और B के बीच में एक और पोलराइजर लगा दिया। तो इनिशियली तो A और B पैरेलल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों पैरेलल हैं। यस सर। इसमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, दो राय लेना ही नहीं है इसमें। अब हमने C लगाया। C को कहां लगाया हमने? A B के बीच में लगाया पोलराइजर C। तो पोलराइजर C जो है वो A और B के बीच में लगाया। फॉर एग्जांपल ये A है, ये A पोलराइजर है और ये B पोलराइजर है। इनिशियली दोनों पैरेलल है। अब C पोलराइजर ऐसे लगा दिया। जाहिर बात है बच्चों, C पोलराइजर का एंगल जितना A से बनेगा एग्जैक्टली उतना ही B से भी बनेगा ना, यस। क्योंकि A और B तो पैरेलल है। 45। ये Yes, देखें, sir. आप वीडियो में देख सकते हैं, ये दो पोलराइजर पहले से पैरेलल हैं। इनके बीच में एक C पोलराइजर मैंने लगा दिया। देखें आप, इनके बीच में मैंने C पोलराइजर लगा दिया। तो C पोलराइजर का एंगल A से जितना बन रहा है एग्जैक्टली उतना ही B से भी बनेगा। 90 माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। 90 माइनस उस वक्त किया जाता है जब दो पोलराइजर पहले से परपेंडिकुलर हैं। दो पोलराइजर पहले से पैरेलल हैं, तीसरा पोलराइजर इनके बीच में आया और तीसरे पोलराइजर के लिए जो एंगल पहले दो से बन रहा है, पहले से बन रहा है, दूसरे के साथ भी वही बनेगा। आई होप आप ये बात अच्छे से दिमाग में ले रहे हैं। यस और नो? यस सर। लेट्स से कि वो एंगल थीटा है। तो अब जो फाइनल लाइट की इंटेंसिटी मुझे मिल रही है, क्या ऐसी लिखनी पड़ेगी? I0/2 cos square theta into cos square theta. Cos square theta. Where I Yes. am saying that this theta is the angle between A and C and the same angle between C and B, because A and B are initially parallel. Getting Yes, it right? sir. तो अब जो इंटेंसिटी हमको मिल रही है क्वेश्चन के हिसाब से वो I/8 है, इज इक्वल टू, ये I0 का मतलब हो गया I/2। ठीक? Yes, sir. cos square theta, cos square theta दो बार, Cos ठीक है, दैट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ cos square theta। cos square theta एक बार, cos square theta दो बार हो गया।
सर x⁴ नहीं आता। हाँ, ये भी ज्यादा बेटर होगा। 2 टाइम्स करने से बेहतर है कि आप इसको रेज टू 4 कर दें, क्योंकि 2 टाइम्स से कैलकुलेशन उतना साफ साफ नहीं होगा। लेट्स टेक इट लाइक दिस, cos रेज टू 4 थीटा, ये भी चलेगा। शायद 2 टाइम्स करना गलत होगा। Yes. Okay, now here this and this will get cancelled, this and this will get cancelled, this will become 4. So we are getting cos raised to 4 theta is equal to 1/4. तो पहली बार स्क्वायर रूट करो 1/2. 1/2, अगली बार फिर स्क्वायर रूट करो 1/2. इसका सीधा मतलब है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45. ये आ गया आपका आंसर। ओके, Yes, नाउ sir. टेकिंग वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें ऑप्टिकल एक्टिविटीज और पोलराइजेशन से रिलेटेड जो है उसे कंप्लीट करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डॉपलर इफेक्ट। अब इसे खुद से अटेम्प्ट करें जरा। Unpolarized light of intensity I is incident on a system of 2 polarizers followed by B, A followed by B. तो 2 ही पोलराइजर हैं। Intensity of emergent light is I/2. What do you say? If the intensity is I/2, then surely A और B दोनों कैसे रहे होंगे? Parallel. Parallel रहे होंगे। If the third polarizer C is placed between A and B, the intensity of emergent light is reduced to I/3. अब तीसरा पोलराइजर जितना एंगल ए के साथ बनाएगा उतना ही एंगल बी के साथ भी बनाएगा। समझिए, क्योंकि दोनों पहले से पैरेलल हैं। Yes, sir. ठीक, लेट्स से कि ये ए है, लेट्स से कि इसी के साथ लग करके बी है। अब तीसरा पोलराइजर अगर मैंने दोनों के बीच में घुसेड़ दिया ऐसा, तो जितना एंगल ए के साथ बन रहा है उतना ही एंगल बी के साथ भी बनेगा। Yes. आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को कैरी करते हुए क्या मैं ऐसे लिखूं कि जो भी इंटेंसिटी मुझे मिल रही है वो हो जाएगी I/2 cos square theta AC and then CB एंगल्स A Yes, sir. B बीच में C। तो जितना एंगल AC का बन रहा है उतना ही एंगल CB का बनेगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। Getting it? Yes, sir. So this intensity is I/3 as given in the question. ये I/3 है। This is I/2 cos raised to 4 theta. I factor कट गया। We will be getting cos raised to 4 theta is equal to 2/3. ठीक, Yes. therefore cos of theta is equal to 2/3 raised to 1/4. ये ऑप्शन आ जाएगा। Yes. सही है, समझ पाए पावर्स? Yes. पहली बार स्क्वायर रूट करेंगे, फिर अगली बार स्क्वायर रूट करेंगे, पहली बार स्क्वायर रूट करेंगे 1/2, फिर अगली बार स्क्वायर रूट करेंगे 1/2, 1/2, 1/2 will become 1/4. I think you're getting it right. Yes, Yes. sir. अब एक छोटा सा डिस्कशन मुझे करना है, बहुत ही हल्का सा। इतना ज्यादा हमारे सब्जेक्ट में फिजिक्स में इसका यूज नहीं है, केमिस्ट्री में आप इसे ज्यादा पढ़ते होंगे। रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे भी बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ रैंडम क्वेश्चन से एक आध दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कुछ हल्की हल्की इसकी मालूमात या इसका इंफॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। ऑन दैट बेसिस मैं इस आर्टिकल को कवर कर रहा हूं, ऑन वेरी वेरी इंट्रोडक्टरी बेसिस। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रोटेशंस। देखो, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि यू में से शुगर का सॉल्यूशन या कुछ खास केमिकल्स या किसी तरीके का कुछ लिक्विड। इनकी खासियत ये होती है कि जब लाइट या पोलराइज लाइट इनके अंदर से पास कराई जाती है
लाइट को तो पोलराइज कर दिया हमने, लेकिन अब उस लिक्विड में से हम उसको पास करा रहे हैं, उस मटेरियल में से हम उसको पास करा रहे हैं, तो वो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं उसको। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहां मेरे पास कुछ एनिमेशन है। यस, इसे जरा समझिए। लाइट तो हमें पोलराइज मिल रही थी, लेकिन जैसे ही उस मटेरियल के अंदर हमने उसको भेजा ना, तो वो उस एक ही प्लेन को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। मल्टीपल प्लेन नहीं है ये, सिंगल प्लेन जो पोलराइज लाइट का है वो उस प्लेन को घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। इस तरीके से अगर कोई मटेरियल करता है या उसके पास ऐसी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, सेंटेंस जरा समझिए, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को अगर वो रोटेट करवा सकता है, उसे घुमा सकता है, उसे ट्विस्ट करा सकता है, तो उस मटेरियल की इस कैपेसिटी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब इन जनरल ये दो तरीके से ऑब्जर्व की जाती है, जरा इसे ध्यान से देखिए। हमारे पास एक ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट थी। पहले तो हमने उसे पोलराइज करा दिया, पोलराइज लाइट का सिंगल प्लेन हमको मिला। अब हमने क्या किया, उसको कुछ इस तरीके के सब्सटेंसेस में से उसको पास किया जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराए। तो ये सब्सटेंस ये काम दो तरीके से कर सकता है, या तो ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे देखो ये सीधा है, इसके मुकाबले में ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई बात? तो ऐसा अगर ये करता है तो हम उसे कहते हैं लियो रोटेटरी सब्सटेंस। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप ये। और अगर वो उसे क्लॉकवाइज घुमाता है, अगर ऐसा करता है, तो हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। तो कुछ हमें बहुत बेसिक बेसिक बातें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि लियो रोटेटरी क्या हो सकता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या हो सकता है। ओके, अब इस पूरे सेक्शन पर मुझे फिजिक्स के पेपर में कोई खासे क्वेश्चंस नहीं मिले। नीट हो या जेई हो या इवन जेई मेन एडवांस, कहीं भी मुझे इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चंस नहीं मिले। हाँ, बोर्ड्स के पेपर में एक आध दूसरा क्वेश्चन रैंडमली इधर उधर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज लियो रोटेटरी, व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऐसा कुछ हल्का फुल्का सवाल, ऐसा हल्के फुल्के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। बट एक क्वेश्चन मुझे इस सीक्वेंस में जेई में मिला, एंड दैट इज दिस वन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो इन किसी भी कंसेप्ट्स को डायरेक्टली यहां पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट इससे रिलेट करता हुआ है कि एक विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम rotation of the plane of plane polarization is given by this particular formula. Optical rotation produced by a particular material is found to be 30 degree per mm if the wavelength is 5000 angstrom and 50 degree per mm if the wavelength is 4000 angstrom. तो फिर ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, ये जो कांस्टेंट ए है ना, इसका क्या वैल्यू है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस इस गिवन फॉर्मूले पर फोकस करेंगे। कोई खासे कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो देखें कितनी डिग्री का रोटेशन हमको मिल रहा है, 30। ए प्लस बी, जब उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 5000 है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया एंगस्ट्रॉम को, और फिर उसका स्क्वायर। नेक्स्ट हमको कितनी डिग्री का रोटेशन मिला, 50, 30 के बाद 50 इक्वल ए प्लस बी, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें बताया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये मैंने इसका कर दिया स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन को भी मॉडिफाई करें और इस इक्वेशन को भी मॉडिफाई करें। ध्यान से देखें, दिस गोइंग टू बी 30 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम 25 into 10 to the power -7. This will become 50 is equal to a plus b divided by 16 into 10 to the power -7. -14 ना सर? हाँ, -7 उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो -14, सॉरी फॉर दैट। So in both the cases it will be -14, सॉरी। अब आप एक छोटा सा काम करें, इस ऊपर वाली इक्वेशन को
16 से डिवाइड कर दें, 16 16 और यहाँ एक नंबर 16 और इस नीचे वाली इक्वेशन को 25 से डिवाइड कर दें, 25 25 और यहाँ एक एक्स्ट्रा नंबर 25। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन दोनों का माइनस। तो आप देखेंगे कि ये टर्म का कुछ नहीं होगा, ये टर्म का कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला टर्म अब एग्जैक्टली सेम बन गया। b इसमें भी है, b इसमें भी है, 25 इसमें भी है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, 10 to the power minus 14, 10 to the power minus 14। तो माइनस करने से ये खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। Yes. तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? 30 upon 30 by 16 minus 50 upon 25. 25 is equal to a upon 16 minus a upon 25। करेक्ट है? Yes, sir. अब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ a एक ऐसा टर्म है जो अननोन है, सिर्फ a अननोन है, दिख रहा है? बाकी यहाँ पर भी एक नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, ये सब कुछ। तो अगर आप इस इक्वेशन को a के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा माइनस में 50/9। ओके, अब मैं इसमें यहाँ सॉल्व नहीं करते बैठता हूँ, इतना आप कर लेंगे, इतना उम्मीद रखता हूँ। तो अगर आप इसको a के लिए सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -50/9 विच मैचेस विथ अवर ऑप्शन बी। इसके साथ ये मैच करता है। हो गया ठीक? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कोई खास ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले कंसेप्ट पर नहीं जाना था। अब ये क्वेश्चन क्यों किस हिसाब से जेई के सिलेबस में इंक्लूड करके पूछा गया, मुझे इसका कोई क्लू या एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, बट इट वाज देयर इन द जेई एग्जामिनेशन। आई वाज शॉक्ड टू सी द क्वेश्चन, यार ये तो डायरेक्टली कहीं सिलेबस को रिलेट नहीं करता है और क्वेश्चन भी ऐसा बनाया गया कि जो कंसेप्चुअल लेवल पर कहीं भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर डील नहीं करता है। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा हजम करना था हमको यहाँ पे और बस हमारा आंसर निकल आता है। अब ये जितनी भी बातें हमने पोलराइजेशन से रिलेटेड पढ़ी हैं, थ्योरी पेपर में अक्सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। वैसे देखा जाए तो देखिए, बहुत ही कम वर्ड्स में, मिनिमम वर्ड्स में अगर मैं एप्लीकेशंस को समझाना चाहूं तो सभी तरीके के सनग्लासेस पर, विंडशील्ड्स पर, कैमराज पर, मोशन पिक्चर्स जो रिकॉर्ड करते हैं 3D लेवल पर, उसमें अलग अलग बिल्डिंग्स पर जो ग्लास वर्क किया जाता है उसमें, इवन टू सम एक्सटेंट हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर, बहुत सारी जगहों पर जहां हमें लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना होता है वहां पर हम पोलराइजिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, खास करके मोबाइल और लैपटॉप्स और टीवी की स्क्रीन्स और कंप्यूटर की स्क्रीन्स और विंडशील्ड्स और कैमराज, इन जगहों पर तो बहुत हद तक मैं तो समझता हूँ 100% हम पोलराइजेशन वाली मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, पोलराइड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, सो आई एम गिविंग यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशंस। यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज एंड राइट any 4, any 6, any 5, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आप इन एप्लीकेशंस को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि इस पे मैं हर एक एप्लीकेशन को एक एक उठा के एक्सप्लेन करूं, बिकॉज दिस विल बी ओनली अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। फंडामेंटली तो हमें ये समझ में आ गया है कि पोलराइजेशन हर उस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर हमें लाइट की इंटेंसिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट और कंट्रोल करना है। ठीक हो गई बात? Yes. अब आइए शुरू करते हैं अगला फिनोमेना जिस पर खास इस लेक्चर को मैंने कंसिडर किया है। बाकी तो मैंने न्यूमेरिकल पिछले ही लेक्चर्स के कैरी कर दिए हैं। लेट्स कंटिन्यू विथ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। आपको याद है डॉपलर इफेक्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्लास 11th चैप्टर साउंड वेव्स, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या हमने कुछ इस तरीके से कहा था कि apparent change in the frequency of light या apparent change in the frequency of sound due to relative motion between source and observer, है ना? ऐसा कुछ बोला था हमने?
जब Yes, sir. सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होने लगता है तो जो आवाज हमें सुनाई देती है वो एक्चुअल या रियल फ्रीक्वेंसी की न होते हुए चेंज्ड फ्रीक्वेंसी की होती है, एपरेंट वैल्यू होती है। जैसे देखें, अगर आप अपने घर पे विंडो पे बैठे हुए हैं, आप हालांकि बाहर नहीं देख रहे हैं, अगर एक गाड़ी पास होती है तो हम हल्का सा महसूस करते हैं, फील कर लेते हैं, हमारे कानों को ये समझ आ जाता है कि कोई व्हीकल आ रही है और अब हमारे घर के सामने है और अब वो पास हो गई। सो एक फ्रीक्वेंसी में हम हल्का सा चेंज डिटेक्ट कर पाते हैं। ये जो चेंज हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सोर्स में और आप में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। याद आया आपको कुछ ये? इट विल हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट पर हमारा बहुत एलॉबरेटिव डिस्कशन पहले ही हो चुका है। हमें सिर्फ उसको लाइट के लिए मॉडिफाई करना है। कुछ याद आया आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में? Yes, sir. चलो नहीं भी तो मैं कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स और एनिमेशंस का इस्तेमाल करता हूं, जरा ध्यान से देखें। हम जानते हैं कि लाइट का सोर्स अगर हम किसी जगह पे रखते हैं तो उसमें इस तरीके के वेवफ्रंट्स डेवलप होंगे जैसे यहां दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना? और ये वेवफ्रंट्स अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से आगे 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 कैरी करते जाएंगे। कोई ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा हुआ है, अगर ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है और सोर्स भी रेस्ट पे है, तो जितनी वेवलेंथ यहां बन रही है उतनी ही वेवलेंथ ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। मान लीजिए ये दो वेवफ्रंट के बीच का गैप जो है ना, ये वेवलेंथ है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं। अब कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पर खड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस साइड अ पर्सन स्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग, तो जो वेवलेंथ इस पर्सन तक हिट करेगी, इस पर्सन को पहुंचेगी, इस पर्सन तक विजिबल होगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी या उतनी ही होगी जितनी सोर्स ने इमिट की। देखिए गैप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना? ये गैप देखें, जितना था उतना ही यहां पहुंचा, फिर ये गैप देखें, अगला जितना था उतना ही पहुंचा, फिर अगला गैप देखें, जितना था उतना ही पहुंचा। आई ना बच्चों बात समझ में? यस। जैसी फ्रीक्वेंसी इमिट हुई, जैसी वेवलेंथ इमिट हुई, क्या वैसी ही फ्रीक्वेंसी और वैसी ही वेवलेंथ इस ऑब्जर्वर तक पहुंची? Yes. हाँ. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर में किसी किस्म का मोशन नहीं हो रहा है रिलेटिव लेवल पर। बट सपोज बच्चों, अगर हम इस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं और हम कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखें, या इससे बेटर मैं एक और एनिमेशन पहले यूज कर लूं। इस तरीके का अगर हम अरेंजमेंट बनाते हैं, आप देखें जब ये सोर्स मूव करता है तो ये जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ की वेवलेंथ जो है ना वो घटती जा रही है। पहले इधर घटी हुई थी, बाद में इधर घट जाती है। देखो दिख रहा है? Yes. और दूसरे साइड में हम देखेंगे कि ये गैप और बढ़ता जाता है। देखो ये गैप और बढ़ता जाता है। तो लाइट की जो वेवलेंथ अब इस आदमी तक पहुंच रही है वो बढ़ रही है, और लाइट की वेवलेंथ जो अब इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है वो घट रही है। Yes. मतलब सोर्स जिसके नजदीक होता जा रहा है, हम महसूस करेंगे, हम देखेंगे कि वहां पर वेवलेंथ कम हो रही है, Yes. और सोर्स जिससे दूर होता जा रहा है उसके लिए वेवलेंथ बढ़ रही. बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्यों होगा? आंसर बड़ा सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में एक रिलेटिव मोशन डेवलप हो गया है। सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में एक रिलेटिव मोशन की कंडीशन में आ गए हैं। तो सोर्स जिससे मूविंग अवे की हालत बनाता है उसके लिए वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, और सोर्स जिससे मूविंग क्लोज की हालत बनाता है उसके लिए वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। We can have few more examples of such systems. इसे देखिए, यहां पर भी वही है। देखिए सोर्स मूव कर रहा है, ये सोर्स इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ बनने वाली वेव्स को आप देखें ना तो अब क्लोज हो गई वो बहुत सारी, यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ कैसी हो गई है? कम हुई. कम। और इस तरफ देखें आप तो गैप बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि क्या हो गई है? Increase. इंक्रीज हो गई है। अगर मैं दो ऑब्जर्वर को खड़ा कर दूं, दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स को अगर मैं यहाँ पे स्टैंड करवा दूं, एक ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा हुआ है
और दूसरा ऑब्जर्वर जो यहाँ खड़ा हुआ है, लेट्स से दिस ऑब्जर्वर ए एंड दिस इज ऑब्जर्वर बी, तो ऑब्जर्वर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका आंसर ये होगा कि इस सोर्स से इस तक पहुंचने वाली लाइट कम कम वेवलेंथ वेवलेंथ। होती है, यस। और ऑब्जर्वर बी का आर्गुमेंट ये होगा कि इस सोर्स से इस तक पहुंचने वाली लाइट ज्यादा वेवलेंथ। ज्यादा वेवलेंथ रखती है। हालांकि न वेवलेंथ एक्चुअली में कम हुई है न ज्यादा हुई है, बस ये एपरेंटली हमें महसूस हुआ है बिकॉज ऑफ मोशन। अगर मोशन न होता और ये अपनी ही जगह पर खड़े होकर के वेव्स को निकाल रहा होता तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता। जैसे आप सोच सकते हैं कि इस ऊपर वाले एग्जांपल में अगर मैं दो ऑब्जर्वर्स रख दूं, एक इधर और एक उधर, तो दोनों का क्लेम क्या होगा, हम तक लाइट सेम वेवलेंथ की पहुंच रही है। यस। बट जैसे ही मोशन शुरू होता है हम ऑब्जर्व करेंगे कि वेवलेंथ में एपरेंटली चेंज महसूस होगा, एपरेंट लेवल पर चेंज फील किया जाएगा। ओके, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करें। जिस ऑब्जर्वर के लिए सोर्स रिलेटिवली, ऑब्जर्वर या सोर्स या दोनों रिलेटिवली एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, नजदीक आते हैं, चाहे ये सोर्स करे, चाहे ऑब्जर्वर करे, चाहे दोनों करें, सिमेट्रिकली एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होती है, कम होती। कम होती है। बहुत अच्छे, शाबाश, उसके लिए वेवलेंथ कम होती है। और जिस ऑब्जर्वर के लिए रिलेटिव लेवल पर सोर्स और ऑब्जर्वर में सेपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है। तो जब वेवलेंथ कम होती है तो हम उसे खास एक टेक्निकल वर्ड से कॉल करते हैं, हम उसे कॉल करते हैं ब्लू शिफ्ट। इसीलिए मैंने यहां पर देखिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया, ये ब्लू कलर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ कम हो रही है। और जब सेपरेशन होता है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो हम उसे खास टर्मिनोलॉजी से कॉल करते हैं, हम उसे कॉल करते हैं रेड शिफ्ट। आप देखें, इस तरफ हल्का सा रेड शेड आता है और इस तरफ हल्का सा ब्लू शेड आता है, दिख रहा है। यस। जब वेवलेंथ कम होगी, अप्रोच होगा, तो हम उसे क्या कॉल करेंगे, बोले जरा जल्दी फटाफट। ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट। जब वेवलेंथ कम होगी और अप्रोच होगा, जब सेपरेशन होगा और वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो हम उसे क्या कॉल करेंगे, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट कॉल करेंगे। मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज बताता हूं, गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ पर बैठे बैठे किसी प्लानिटरी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ सामने हमारे पास कोई एक स्टार सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, और ये अर्थ पर हमने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है, यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में तो हम ऑप्टिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत सारी सिस्टम्स हमने ऐसी भी बनाई हैं कि जो प्लैनेट्स या स्टार्स या गैलेक्सीज हमारे अतराफ में हैं, हम उनसे आने वाली वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं, उनसे आने वाली वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं, देखते हैं हम कि कौन सी वेवलेंथ हम तक पहुंच रही है। अब बच्चों जस्ट इमेजिन करो, ये जो स्टार है जिसे हम देख रहे हैं, अगर ये नजदीक आने लग रहा है, क्लोज आने लग रहा है, तो क्या हम इसकी एक्चुअल वेवलेंथ को पकड़ पाएंगे? नहीं। नहीं, बल्कि हम कैसी वेवलेंथ इसकी डिटेक्ट करेंगे, ज्यादा होने वाली या कम होने वाली? कम होने वाली। कम होने कम वाली, होने वाली। कम होने वाली। तो हमें फौरन ही समझ में आएगा कि ये स्टार हमारे नजदीक आ रहा है, ये कोई प्लैनेट है या कॉमेट है या कोई दूसरी चीज है, कोई सेलेस्टियल बॉडी है, ये अर्थ के नजदीक आ रही है, हमें ये फौरन समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ हम रोज बरोज चेक करेंगे, हर रोज जो हम डेटा जमा कर रहे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो डेटा जमा हुआ, अगले मोमेंट पर हम देखेंगे कि वो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब हम फौरन ही सेंस कर पाएंगे कि जिस किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे नजदीक आ रही है, हाँ। सिर्फ इस बात से कि उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो गया है। ओके, तो आपने देखा होगा कई कई बार फिल्मों में, मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई प्लेनेट आ रहा है, इतने सालों के बाद हमारे पास पहुंचेगा, उसकी स्पीड ये है, हो सकता है वो अर्थ से टकरा जाए, कोई फिर सुपर हीरो पैदा होता है, उसको बचाता है ऐसा बहुत यस। कुछ। तो ये इतने सालों के बाद हमारे पास आ रहा है, उसकी स्पीड इतनी है और ये इतनी स्पीड से हम तक इतने इतने दिनों में पहुंच जाएगा, एंड सो वाला डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो सब डॉपलर इफेक्ट से बनता है। अब अगर यही स्टार हमारे नजदीक ना आते हुए हमसे दूर जाता, तो हमें कैसे पता चलता कि ये हमसे दूर जा रहा है? वेवलेंथ बढ़ती। हाँ, उसकी वेवलेंथ बढ़ इंक्रीज। जाएगी।
हम में से कोई होशियार बच्चा ये भी बोलेगा सर दूर जा रहा दिखता ना। बेटा ये डिस्टेंस इतने दूर दूर है कि ये दिखते नहीं कि ये दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा। नजदीक हो तो हम सेंस कर लें कि दूर जा रहा है नजदीक आ रहा है, ये पहले से ही हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो हम थोड़ी सेंस करेंगे कि ये दूर गया कि नजदीक गया, पहले से ही वो दूर है हमसे। तो हमको जो इसकी अंदाजा होता है कि ये हमसे मूविंग अवे है या हमारे पास मूविंग क्लोज और अप्रोचिंग अस है, ये इस बात से हम अंदाजा करते हैं कि इसकी वेवलेंथ का क्या हुआ। अगर इसमें हमें रेड शिफ्ट नजर आया तो हम क्या कंक्लूजन देंगे? करीब आ रहा। रेड शिफ्ट अगर हमें मिला तो हम कंक्लूजन देंगे इट इज मूविंग अवे, वेवलेंथ बढ़ना। रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ बढ़ना, भूल गए आप, 2 मिनट में अभी पढ़ाते पढ़ाते भूल गए आप। और अगर हमें ब्लू शिफ्ट नजर आया तो हम क्या कंक्लूजन अप्रोच देंगे कि ये अप्रोच कर रहा है। रेड शिफ्ट का मतलब है सेपरेशन, दूर जाना, वेवलेंथ का बढ़ना, और ब्लू शिफ्ट का मतलब है अप्रोच करना, क्लोज आना, वेवलेंथ का घटना। अब इसमें हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, चूंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना? रिमेंबर दिस, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वी में से लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर रेड शिफ्ट हो रहा है तो वेवलेंथ का क्या हो रहा है? बढ़ रही है। यस मोशन कैसा हो रहा है? सेपरेशन। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है। तो रेड शिफ्ट के लिए अब 3 बातें बोलूंगा मैं। रेड शिफ्ट के लिए सेपरेशन होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ब्लू शिफ्ट के लिए, अगर ब्लू शिफ्ट हो रहा है, अप्रोच होगा, वेवलेंथ घटेगी, गेटिंग इट, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और इसी के कॉन्सिक्वेंस में हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। बढ़ेगी। ठीक है। अब एक बड़ी मुद्दे की बात याद रखिए कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक, यहां सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का मतलब ये है कि चाहे ऑब्जर्वर दूर आए, चाहे सोर्स दूर चला जाए, चाहे ऑब्जर्वर नजदीक आ जाए, चाहे सोर्स नजदीक आ जाए, चाहे दोनों नजदीक आए, चाहे दोनों दूर जाए, जो चेंजेस डेवलप होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। जबकि डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड ये सिमेट्रिक नहीं था। ऑब्जर्वर सेपरेट होने पर अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और सोर्स के सेपरेट होने पर अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होगा। आइदर ऑब्जर्वर और सोर्स कोई भी दूर जाए कोई भी नजदीक आए, वी मे बी यूजिंग द एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, वी मे बी यूजिंग द एग्जैक्टली सेम कंडीशन। ओके, इसे भी थोड़ा सा देख लें, ये दूर जा रहा है, ये नजदीक आ रहा है, रेड ब्लू समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे, हल्के फुल्के एनिमेशन से। अब क्वेश्चन ये है कि इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या है? लेट मी टेल यू, इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ is equal to relative velocity between source and observer divided by speed of light। खत्म, ये इसका वर्किंग फॉर्मूला है, बड़ा ही आसान। चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ, डायरेक्ट एपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, डायरेक्ट बता देंगे कि भाई इतना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ये था, इज इक्वल टू क्या? ये चीज क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। ये है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर आपस में कितनी स्पीड से एक दूसरे से क्लोज गए, एक दूसरे को सेपरेट किए, या एक दूसरे को अप्रोच करें। चाहे अप्रोच करेंगे यही फॉर्मूला, चाहे सेपरेट करेंगे यही फॉर्मूला, चाहे सोर्स सेपरेट हो यही फॉर्मूला, चाहे ऑब्जर्वर सेपरेट हो यही फॉर्मूला, चाहे दोनों सेपरेट हो या दोनों अप्रोच हो यही फॉर्मूला है ना? सिंपल। यस सिमेट्री की वजह से हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी की टर्मिनोलॉजी में ऐसे लिख सकते हैं, change in frequency delta nu upon original frequency nu is equal to vr divided by c, again the same, again the same, कुछ चेंज नहीं। हाँ, चेंज के नाम पे आप ये बोल सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर लैम्बडा बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, और अगर लैम्बडा नेगेटिव है तो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि लैम्बडा घटता है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़, बढ़ती। जस्ट बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो डिफरेंस ऑफ फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ आप इतना बोल सकते हो कि भाई एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये भी मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं कि आप इसको माइनस में लिखें, उस चीज को आप अंदाजा लगाएं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, कि अगर वेवलेंथ बढ़ती हुई नजर आई है तो उस वक्त आप फ्रीक्वेंसी को घटता हुआ बोल दें, और अगर वेवलेंथ घटती हुई नजर आ रही है तो उस वक्त आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ता हुआ बोल दें। ये लॉजिक दिमाग में बिठाएं कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
गेटिंग इट? Yes, sir. अब इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग, गौर से सुने। हमें ऐसा लगेगा कि ये चेंज जो है ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की वजह से होता है। हम ऐसा फील करेंगे कि भाई दूर जाना, नजदीक आना, डिस्टेंस में कोई चेंजेस होना, बट टू योर सरप्राइज ये रोटेशन की वजह से भी होता है। जरा इसे देखें, रोटेशन की वजह से भी होता है बच्चों ये। अब यहां पर अर्थ है और ये सन घूम रहा है साइड में। आप देख रहे हैं जिस तरीके की वेवलेंथ इस तक पहुंच रही है उसमें लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। रोटेशनल इफेक्ट, घूमने का सेंस, उसकी वजह से भी डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट को डेवलप किया जा सकता है। सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप रोटेशन इफेक्ट का कंसिडरेशन करें तो ये जो वी आर है ना, इसको ऐसे लिख लें आप, आर ओमेगा। Yes. याद करें सर्कुलर मोशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। घूमने की स्पीड बना दें आप वहां पे, समझ में आई बात? Yes, कैसा? sir. घूमने की स्पीड का सेंस बना दें आप वहां पे, रोटेशनल इफेक्ट का एक रेफरेंस वहां पे क्रिएट कर दें। ऑल्दो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड को डिस्कस करते वक्त मैंने रोटेशन के कुछ स्टैंडर्ड केसेस वगैरह आपको बताए थे। सेंटर पे बैठोगे तो आपको उतना कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि सारा परपेंडिकुलर होता है। यहां पर हम इसे ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, हर हम उस ऑब्जेक्ट से बाहर खड़े होकर उसको देख रहे हैं, तो उसके घूमने के इफेक्ट की वजह से भी हमें डॉपलर शिफ्ट नजर आएगा। और योर सरप्राइज, हमने सन की घूमने की स्पीड निकाल ली है। वाकई हमने ओमेगा ढूंढा है सन का। अब इमेजिन करें आप सन का ओमेगा कैसे निकालोगे? आप सन का ओमेगा कैसे निकालोगे, सोचो जरा। क्या हम सूरज पे गए हैं? क्या हम सूरज को बाकायदा एक छोटे से ऑब्जेक्ट की तरह देख पा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे घूम रहा है? नहीं। हमने क्या किया कि उससे निकलने वाली वेव्स जो हम तक पहुंच रही हैं उसको चेक किया, और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना डेल्टा लैम्बडा, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, तो हमें डेल्टा लैम्बडा मिल गया। सूरज से आने वाली वेवलेंथ हम पहले से जानते हैं कितनी है, स्टैंडर्ड वेवलेंथ, तो हमें लैम्बडा मिला। सी स्पीड ऑफ लाइट है और ये वी आर, अब उसको हटा के हमने क्या लिखा यहाँ पे, आर ओमेगा। R. तो क्या हम सूरज की घूमने की स्पीड निकाल सकते हैं? यस। Yes. इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज और दूसरे प्लैनेट्स कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, तो उनकी स्पीड्स को भी फाइंड आउट करने के लिए हम डॉपलर शिफ्ट का हेल्प लेते हैं। ऑल्दो ये कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं एक रफ आइडिया आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उसकी स्पीड्स निकाल सकते हैं एक्चुअली में। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, ये वी आर हटा के मैंने लिखा आर ओमेगा डिवाइडेड बाय सी। अब आप सोचें ओमेगा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, आर बाई सी। कैन आई राइट इट एज 2 पाई बाई टी? Yes. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय सी इंटू टी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ये भी अलाउड है, इट इज ऑल्सो ओके। तो हम बाकायदा टाइम पीरियड ही निकाल लेते हैं कैलकुलेशन पूरा करके। अच्छा, ये जो सबमरीन्स होते हैं इसमें जो एक डिटेक्टिंग मैकेनिज्म बना होता है, देखा होगा आपने ऐसे मूवीज में, एक ऐसा एक स्क्रीन रहती गोल, उसके ऊपर एक पार्टिकल ब्लिंक करता रहता है, फिर पायलट जो है वो या फिर जो कैप्टन है जहाज चलाने वाला, वो बोलता है कोई चीज हमारे को टकराने वाली है, ये इतने दूर से आ रही है, इसकी Yes. स्पीड Yes. हमारी स्क्रीन के अंदर आ गई। रडार सिस्टम बोलते हैं ना उसको। Yes. वो रडार सिस्टम पूरा इसी पे काम करता है, एग्जैक्टली इसी पे काम करता है वो। ठीक है, आपके पास एक सेंसर चाहिए जिसका काम ये हो कि वो रिसीव करने वाली वेवलेंथ को चेक करे और उसमें होने वाले चेंजेस को आइडेंटिफाई करे। तो आपको डेल्टा लैम्बडा मिल गया, ओरिजिनल वेवलेंथ आपको पता है, सी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, तो ये तीनों पैरामीटर जब आप इसमें पुटअप करेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे? Relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वो चीज आप तक कितनी स्पीड से आ रही है, ये निकाल लेंगे आप। रडार और सोनार सिस्टम जो होते हैं ये इसी तरीके से काम करते हैं, डॉपलर इफेक्ट की ही एप्लीकेशन पर ये काम करते हैं। तो ये है डॉपलर इफेक्ट का हल्का सा इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इसका सारा मामला समझ में आ गया होगा। जस्ट टू गो फॉर अ रिवीजन ऑफ फॉर्मूला व्हाट वी हैव, डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू
वी आर बाई सी। एक ही फॉर्मूला है और काफी सिंपल सा आर्टिकल है, कोई खास बात नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस नहीं है इसमें। हाउएवर आई हैव केप्ट 20+ क्वेश्चंस ऑन इट। तो अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और खुल के हमको समझ में आएंगी। क्लियर हो गया सब कुछ? क्या इसमें कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई एक्सप्लेनेशन और देने की जरूरत है? सब यस? No, sir. No.